हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इकरा कोचिंग एंड गाइडेंस। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर के ऊपर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। तो अगर आप लोगों ने अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगा बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि जो भी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आए नए वीडियो की वो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, यह भी पार्ट 1 रहेगा। इसकी कई सारी सीरीज़ आने वाली हैं। इस सीरीज़ में मतलब कई सारे आपको पार्ट्स मिलने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनको देख लीजिए। इसमें हम जानेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे केमिकल रिएक्शन अफेक्ट होती है, स्पीड बढ़ती है रिएक्शन की या कम होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम बताएंगे केमिकल रिएक्शन की, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है जब केमिकल रिएक्शन होती है, प्रोसीड होती है उसके ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और पास में लगा बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशंस हो वो आप लोगों को फ़ौरन मिल जाए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपका एजुकेटर आमिर लेकर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो है टॉपिक है वो है फिज़िकल चेंज का। तो देखिए फ़िज़िकल चेंज क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं फ़िज़िकल चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ, दो तरीके के हमारे पास चेंजेस होते हैं। एक है फ़िज़िकल चेंज जो अभी हम फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, और एक है हमारे पास केमिकल चेंज जो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो फ़िज़िकल चेंज क्या होता है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। अब फिजिकल चेंजेस में ये होता है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद होता कुछ इस तरीके से है कि सब्सटेंसेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं, नए प्रोडक्ट्स में फॉर्म होते हैं, लेकिन वही नए प्रोडक्ट्स दोबारा से उन्हीं जो सब्सटेंसेस थे पुराने उनमें वापस आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरे पास आइस है, ये आप लोगों को आइस दिख रही है। अब ये आइस है, अब ये आइस जो है वो वाटर में तब्दील हो सकती है, आप देख सकते हो। और ये वाटर जो है ये तब्दील हो सकता है आपका वेपर में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये आइस जो है वाटर में तब्दील हो गई, वाटर वेपर में तब्दील हो गई तो ये दोबारा से उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। ये वेपर दोबारा से वाटर में भी तब्दील हो सकता है और वाटर जो है दोबारा से आइस में तब्दील हो सकता है। तो ये जो चेंज होता है फिजिकल चेंज, ये हमारा टेम्परेरी चेंज होता है। मतलब नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं लेकिन दोबारा से वो नए सब्सटेंसेस पुराने सब्सटेंसेस में भी तब्दील हो सकते हैं। तो दिस इज़ अ टेम्परेरी काइंड ऑफ अ चेंज। तो ये टेम्परेरी चेंज होता है। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपका जो है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। आप यहाँ पर देखिए, जब चीनी को हम पानी में मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है जब चीनी को आप पानी में मिलाओगे एक पूरा ट्रू सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इसी चीनी को जो है हम दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं, दोबारा से जो है इसके क्रिस्टल्स को हम वापस इस पानी के बाहर निकाल सकते हैं। उसका एक सेपरेट प्रोसेस होता है जो आने वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो है सब क्या कहलाते हैं, ये फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है आता है फिर केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के बारे में अगर मैं बात करूं, जहां पर वो टेम्परेरी चेंज था, जो एक बार सब्सटेंसेस फॉर्म थे वो दोबारा से जो है रिट्रीव हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक बार जो रिएक्टेंट्स हैं वो और वो प्रोडक्ट्स बन गए तो वो दोबारा से जो है रिएक्टेंट्स नहीं बन सकते, वही पुरानी प्रॉपर्टीज़ जो है प्रोडक्ट की वापस नहीं आ सकती। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ परमानेंट चेंज, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, बस इन्हीं वर्ड्स से इन्हें रिमेंबर करना है। तो देखिए परमानेंट चेंज क्या है बेसिकली, जैसे एक बार जो है दूध है, ये मिल्क है, अगर एक बार मिल्क जो है वो कर्ड में तब्दील हो गया, अगर ये मिल्क कर्ड में बन गया तो क्या कर्ड दोबारा से मिल्क में बन सकता है? जाहिर सी बात है नहीं बन सकता। एक बार जो है ये मिल्क दही में बदल चुका है तो अब ये दही ही रहेगा, ये दोबारा से मिल्क में नहीं होगा, दोबारा से दूध नहीं बन जाएगा ये। तो ये जो है परमानेंट है। अब आप इस कंडीशन को दोबारा से उसी कंडीशन पर नहीं लेकर जा सकते जो पहले थी। तो दिस इज कॉल्ड एज द परमानेंट चेंज। अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, जैसे आपका डाइजेशन ऑफ फूड होता है।
अब जाहिर सी बात है, जब आपका फूड जो है डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड है आपका, फूड आपका डाइजेस्ट हो रहा है आपके पेट में, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, स्मॉलर स्मॉलर ग्लोब्यूल्स जो हैं, जो ये आपके बड़े बड़े जो फूड पार्टिकल्स हैं, ये स्मॉलर स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में जो है बन जाएंगे, ठीक है, ये डाइजेस्ट होंगे। तो अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, क्या इसको दोबारा से फूड बनाया जा सकता है? डाइजेस्टेड फूड को दोबारा से वैसी ही सब्जियां और वैसे ही आपके फ्रूट्स वगैरह, उनको उसी फॉर्म में लेकर आया जा सकता है? नहीं लेकर आया जा सकता। तो ये चीज़ हमारी जो है केमिकल चेंज हो गई। तो डाइजेशन ऑफ फूड, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ केमिकल चेंज। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। अगर हम कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स की बात कर लें यहाँ पर, अब देखिए वेजिटेबल्स को आप कट कर रहे हो, जाहिर सी बात है, एक बार कट कर दी तो आप दोबारा से वैसी कोई वेजिटेबल बना दोगे? जाहिर सी बात है नहीं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक बार आपने काट दिया तो दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकती। तो ये जो है हमारे केमिकल चेंजेस हैं। नेक्स्ट हमारा जो है एक केमिकल चेंज और ले लेते हैं, जैसे आपका हो गया बर्निंग ऑफ अ पेपर। एक बार पेपर जो है बर्न हो गया, पेपर को आपने जला दिया, तो क्या दोबारा से वही पेपर वापस आ जाएगा? नहीं आ सकता। तो ऐसो को हम केमिकल चेंज कहते हैं, ऐसे चेंजेस को। तो ये दोनों फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शन का ही एक हिस्सा है, और इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाकर जो है और पढ़ते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा अभी कि मैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नाम ले रहा था पहले केमिकल रिएक्शन के अंदर। इनको हम जान लेते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो होते क्या हैं, तो इनको हम ठीक से ज़रा जानते हैं। देखिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट्स की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है। एक मैं पहले इक्वेशन लिखकर आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और इसने दो मॉलिक्यूल्स मेरे पास ये हाइड्रोजन के हैं, और इसने एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, तो मेरे पास क्या बनकर जो है तैयार हो गया? मेरे पास बनकर तैयार हो गया एक, आपके पास दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनकर तैयार हो गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं, इक्वेशन के मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन में जो भी हम सब्सटेंसेस ले रहे हैं, ओरिजिनली हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया सबसे पहले। तो जो ओरिजिनली हम सब्सटेंसेस लेते हैं और उनसे नए प्रोडक्ट्स बनके तैयार होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो नया प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या है? ये वाटर है। तो ये तो हो गए हमारे रिएक्टेंट्स जो ओरिजिनली हम लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और उनकी रिएक्शन आपस में कराते हैं ताकि एक हमें कोई नया सब्सटेंस मिल सके। और एक जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स बनके तैयार होते हैं। प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास नए तरीके के जो है सब्सटेंसेस जो हमें केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के जरिए मिलते हैं, वो कहलाते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये रिएक्टेंट्स हो गए। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, आप इसको जो है ध्यान से देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे केमिकल रिएक्शन जो है वो अफेक्ट होती है। अब बहुत सारे वो फैक्टर्स हैं, उनमें से 4 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और भी फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 4 मेन है। नेक्स्ट है फैक्टर्स का मतलब ये हो गया लाइक स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसे कौन सी केमिकल रिएक्शन एकदम जल्दी से प्रोडक्ट बना लेती है या बहुत देर में प्रोडक्ट बनाती है, ये किस चीज़ के ऊपर जो है डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? केमिकल रिएक्शन होगी भी या नहीं हो पाएगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जाहिर सी बात है इन 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी हैं? जैसे फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स की क्या फिजिकल स्टेट है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर आपने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया, अब यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया नया, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पर आप जो है एक ऑक्सीजन के बजाय कुछ जो है नया एक रिएक्टेंट ले लेते, कोई और रिएक्टेंट ले लेते और उसको कंबाइन कराते तो एक नया प्रोडक्ट बनकर तैयार होता। तो ये फैक्टर है जिस पे केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। इसी तरीके से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी जो स्पीड होती है या वो कंप्लीट होंगी भी या नहीं होंगी, वो डिपेंड करती है कि आपने रिएक्टेंट कौन सा लिया है उसके अंदर। अगर रिएक्टेंट आपने बिल्कुल सही लिया है तो आपकी जो है जो पेस है रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का, वो बहुत तेज चलेगा। और अगर जो है आपने
कुछ ऐसा फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट लिया है कि भाई मतलब इतनी हल्की पेस है कि जो है रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी, वो प्रोसीड ही नहीं हो पाएगी। तो ये सब डिपेंड करता है आपका फिजिकल स्टेट के ऊपर रिएक्टेंट्स के। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। बहुत सारी रिएक्शंस आप लोगों के सामने ऐसी आएंगी जिसमें हम जो है टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम वैल्यू पे रखेंगे, एक मिनिमम वैल्यू पे रखेंगे, जिससे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो सके। अगर जो है वो ऑप्टिमम वैल्यू जो है नहीं दी जाएगी तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो है रिएक्शन आपकी प्रोसीड नहीं हो पाएगी। यही सेम चीज़ जो है प्रेशर पर अप्लाई होती है, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम प्रेशर दिया जाता है। और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जो है वो सब्सटेंस होता है जो हम केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करते हैं साथ में, ताकि जो है वो रिएक्शन के पेस को अफेक्ट कर सके। अब कुछ लोग समझते हैं कि बस कैटलिस्ट रिएक्शन को तेजी करता है, नहीं, रिएक्शन को स्लो भी करता है। कुछ रिएक्शंस जो है ताकि एकदम से फास्ट ना हो, अपना एक मॉडरेट पेस पे जो है वर्क करती रहे, तो वहां पर कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो बिना कैटलिस्ट के हो भी नहीं सकती। तो ये चीज़ हमारी जो है फैक्टर्स हो गए जिन पर केमिकल रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा जो है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद ये है कि आप देखते होंगे जब आप केमिकल रिएक्शन करोगे कोई भी, तो उसमें ऑब्जर्वेशंस आएंगी नई नई, कि आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, आप क्या देखते हो, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यही चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर गैस का इवोल्यूशन होगा, गैस बाहर निकलेगी वेपर्स की फॉर्म में। अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, Zn यानी जिंक। जिंक को मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराऊं, ये एक मैं जो है यहां पर डाइल्यूट ले रहा हूं, तो आप यहां पर देखो, जब मैं जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराऊंगा तो मेरे पास जो बनकर तैयार होगा वो एक्वस सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा जिंक सल्फेट का। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस है वो इवॉल्व होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है। तो देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक साथ देखने को भी मिलती है, और कभी कभार यह है कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक आपको एक ही टाइम पर देखने को मिलेगी, डिपेंड करता है रिएक्शन किस टाइप की है। अब देखिए यहाँ पर जो है ZnSO4 प्लस H2, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं कराऊं, जैसे मैग्नीशियम लिया मैंने और उसकी रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दूं 2HCl, ठीक है। अभी हम बैलेंसिंग भी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा, यहाँ 2 मोल क्यों लिए हैं और वहाँ पर जो है 1 मोल क्यों लिया है, ये आपको बखूबी समझ में आ जाएगा जब आप बैलेंसिंग को समझोगे। फिलहाल के लिए बस यही चीज़ जो है आप समझो। तो आप मेरा अगला वीडियो देख लेना बैलेंसिंग के ऊपर भी जो मैंने बनाया है। तो Mg को यानी मैग्नीशियम को जब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे पास बनकर तैयार होता है मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर भी क्या होता है फिर H2 गैस यहाँ पर इवॉल्व होती है। नेक्स्ट हमारा जो है हम ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक हो गई केमिकल रिएक्शन की। अब एक और मैं कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या होता है? प्रेसिपिटेट कहते हैं लाइक एक तरीके की जो है सॉलिड लेयर बन जाती है। जैसे कोई आपने टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ पर आपने रिएक्टेंट्स को आपने आपस में रिएक्ट कराया, तो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराने के बाद क्या होती है, एक जो है वो सॉलिड लेयर सी बन जाती है ऊपर ऊपर। ये ऊपर भी बन सकती है, थोड़ी नीचे भी बन सकती है, ठीक है। तो ये इसी को जो है हम यहाँ पर प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में आपको दिखेगा कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं एक ले लेता हूँ रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप रिएक्शंस को नोट करके रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछता भी है कि किस तरीके का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, किस कलर का।
तो इनको ज़रा नोट करके रखिएगा। पहली रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो सिल्वर नाइट्रेट है, सो AgNO3 जब ये रिएक्शन करता है इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे AgNO3 का, प्लस यहाँ पर जो है मैं सोडियम क्लोराइड लूँगा NaCl, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन। इनको आपस में जब मैंने रिएक्ट करा तो मेरे पास बनकर तैयार हुआ AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर नाइट्रेट है, NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, Ag का मतलब हो गया सिल्वर, ये इनके सिंबल्स हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स हुआ, ठीक है, इसने रिएक्शन करी, तो इसके पास बनकर तैयार हो गया सिल्वर क्लोराइड। और ये जो सिल्वर क्लोराइड बनकर तैयार होगा, इसका जो प्रेसिपिटेट होगा ये होगा वाइट प्रेसिपिटेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखिएगा। वाइट प्रेसिपिटेट बनकर ये तैयार होगा AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये हमारे पास जो है ये पहली इक्वेशन आ गई। याद रखिएगा, जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है और सिल्वर क्लोराइड बनाता है तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनकर तैयार होता है, तो यहाँ पर ये वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अब हमारे पास जो है एक और रिएक्शन आती है लेड नाइट्रेट की, हम रिएक्शन ले लेते हैं। तो लेड नाइट्रेट की जब हम रिएक्शन लेंगे तो लेड का सिंबल होता है Pb, नाइट्रेट का सिंबल होगा NO3, और ये जो होता है लेड नाइट्रेट इसको हम लिखते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस। तो जब हम PbNO3 का होल ट्वाइस लेते हैं और उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन देते हैं, तो जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन देंगे इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाएगा। तो ये हमारे पास जो बनकर तैयार होगा वो होगा पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड। यहाँ पर जो है ये हमारे पास लेड आयोडाइड बनकर तैयार हो जाएगा। और ये जो लेड आयोडाइड होता है इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो प्रेसिपिटेट। और हमारे पास जो बच जाएगा वो हो जाएगा 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ अलग तरह की रिएक्शंस जिनको मैं कहूंगा चेंज इन स्टेट और चेंज इन स्टेट और चेंज इन कलर। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें जो है चेंज इन स्टेट होता है, ठीक है, स्टेट ही चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमें देखने को मिलता है, ऑब्जर्व करने को मिलता है चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट में क्या होगा, बेसिकली आप देखोगे कि स्टेट चेंज हो जाएगी। आप दो रिएक्टेंट्स को, दो डिफरेंट केमिकल्स को, सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, जो ओरिजिनल स्टेट है वो चेंज होकर जो है किसी और स्टेट में हो जाएगी प्रोडक्ट में, आपको ये देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं ले लेता हूँ NH3 और HCl को। NH3 यानी अमोनिया, ये जो है गैस है, इसको गैसियस फॉर्म में लेंगे, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये इस वक्त हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाएगी, ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब जो है रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा, यहाँ याद रखिएगा हमें रूम टेम्परेचर लिखना होगा। देखिए मैंने क्या कहा था कि जो फैक्टर, किन फैक्टर्स के ऊपर जो डिपेंड करती है केमिकल रिएक्शन, उसमें रूम टेम्परेचर का और बाकी के अदर ऑप्टिमम टेम्परेचर का भी रूल है। तो यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर है, जो नेसेसरी टेम्परेचर हमें इस पर रखना है। तो ये हमारे पास जो है जो बनकर तैयार होगा वो होगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर ये गैसेस स्टेट में था, ये गैस थी, ये भी हमारे पास गैसेस स्टेट में था। अब ये जो NH3 और HCl जो ये कंबाइन हुआ, तो ये जब ये कंबाइन हुए तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ NH4Cl वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। दिस विल बी इन सॉलिड फॉर्म। यहाँ आप देखना ये सॉलिड फॉर्म के अंदर बनकर तैयार होगा। तो देखो स्टेट चेंज हो गई, गैस से सॉलिड में पहुंच गया सारा मामला, ये मामला गैस से सॉलिड में पहुंच चुका है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, पेट्रोल। पेट्रोल जो है जब जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब बर्न होता है तो क्या बनाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी तरह के गैसेस। तो ये जो है क्या हो गया, चेंज इन स्टेट का ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं, अगर हम देखें तो उसमें चेंज इन कलर। चेंज इन कलर बिल्कुल चेंज इन प्रेसिपिटेट की तरह ही है, वही वाली रिएक्शंस आप लिख देना। नेक्स्ट हमारा जो है हम लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया। इनिशियली टेम्परेचर बहुत कम था, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में हीट जो है इवॉल्व होती है, ठीक है, बाद में टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसी तरीके भी केमिकल रिएक्शंस जो है हमारे पास हैं, तो उनमें जो है चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर पढ़ने के लिए कोई हम दो तरीके की रिएक्शन अलग से जो है रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और दूसरी है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब यहां पे एक्स से मुराद है एग्जिट, यानी कि इसमें क्या होगा, जो हीट होगी वो इवॉल्व होगी, ठीक है। इन रिएक्शंस के अंदर जो है हीट इवॉल्व होती है, बाहर आती है हीट, यहां पर हीट इवॉल्व होती है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, यहां पर क्या होती है, यहां पर हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। यहां अगर आप देखो ध्यान से, सो हीट इज गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब्ड हियर। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के। तो एक्सोथर्मिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यहां पर मैं बताता चलूं। एक्सोथर्मिक का यहां पर सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी, जाहिर सी बात है हीट इवॉल्व होगी। तो देखें क्या आता है, कौन सी हम रिएक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम जो है रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, H2O जो कि लिक्विड है, और ये CaO हमारा जो है सॉलिड फॉर्म में है, तो ये CaO जब H2O के साथ जो है रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये बनाएगा हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस, और जो है इसमें से जो है हीट इवॉल्व होगी, हीट बाहर आएगी, एनर्जी जो है रिलीज होगी। तो इन तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं इनको जो है हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्स से आप एग्जिट मुराद ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का ले लेते हैं। तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आप देखोगे एंड यानी कि एब्जॉर्ब है, ठीक है, वहाँ एक्स आ रहा था तो एग्जिट, यहाँ से आप जो है एब्जॉर्ब ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस लेता हूँ कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो मैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस ले रहा हूँ, इसकी एक रिएक्शन लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सारा मामला। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं मोस्टली, ठीक है, जिनमें हम हीट देते हैं, जैसे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट की। जब मैं उसे हीट देकर डिकम्पोज करूंगा तो यहाँ पर आप देखो हीट देकर डिकम्पोज कर रहा हूँ ना, तो हीट दे रहा हूँ यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो ये इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं ना, ये कहलाती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में जब मैंने इसे हीट करा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने हीट करा सॉलिड फॉर्म में, आई एम गोइंग टू गिव हीट टू दिस, तो मैंने इसे हीट करा, ठीक है, और
अभी तो मैंने यहाँ पे प्लस हीट करके लिख दिया है, लेकिन अगर थोड़ा आप एडवांस बात करो तो हीट को इस तरीके से नहीं, जब ये CaCO3 हॉलिड जो सॉलिड होता है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जब हम इसे हीट करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से। तो आपने जब इसे हीट करा तो ये क्या बन गया, CaCO3। तो ये आपका जो है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में बनकर जो है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बनकर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये हमारा जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, अभी हम ये CaCO3, CaO, स्लैकेड लाइम और ये जितने भी हैं ये इन सबको हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। आप अभी उस पर ना जाएं कि भाई CaO क्या होता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ठीक है, और लाइम वाटर टर्न्स मिल्की क्या है, ये सब मैंने आगे के लिए छोड़ रखा है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज का जो है लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप लोग ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को समझाए हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स समझाई, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन समझाई, इन सबको आप जो है ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, इन सब चीज़ों को वी आर गोइंग टू डिस्कस, इनको हम जो है डिस्कस करेंगे। और अगले चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो है केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके की होती हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन पहुंच जाए। हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।